YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। आज कई ऐसे अहम मुद्दे रह सकते हैं जिन्हें लेकर सदन में चर्चा होनी है। उसके अलावा विपक्ष बहुत से मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। डबल सिटिंग में आज विधानसभा का सत्र रहेगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा की सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें डबल सिटिंग में आज विधानसभा सत्र चलेगा। 10 से 2 बजे तक पहली सिटिंग होगी और दोपहर बाद डबल सिटिंग यानी कि दूसरी सिटिंग रहेगी जो देर शाम तक चलेगी। 2 बजे तक पहली सिटिंग रहेगी और दोपहर बाद दूसरी सिटिंग शुरू हो जाएगी जो कि शाम तक चलेगी। इनकी तो विदाई पार्टी कर दो जी आज। कोई नहीं, बाकी तो सब ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय रामचंद्र कंबोज जी ने पूछा है कि 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों से एकत्रित की गई प्रीमियम की कुल राशि कितनी है और 17-18 में आवंटित मुआवजे की राशि कितनी है। तो 17-18 में किसानों से जो प्रीमियम इकट्ठा किया गया वो 208 करोड़ 98 लाख रुपए है। 17-18 में जो किसानों को कंपनसेशन मिला वो 849 करोड़ 73 लाख रुपए उनको वितरित किए गए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार सेशन में मैंने ये कहा था मेरे 77 गांव जो हैं सिरसा जिला के वो इस मुआवजे से वंचित रह गए थे और लगभग 19 गांव इस बार अभी भी मुआवजा बंटने के बाद 19 गांव ऐसे हैं जिसमें एक पैसा भी जो मुआवजे का वो अभी तक नहीं गया। अगर आप कहो तो मैं आपको लिस्ट भी भिजवा दूंगा। 19 गांव 2017 का मुआवजा जो किसान की प्रीमियम तो उसका काट लिया गया मगर उसको जो है मुआवजे की राशि अभी तक 2019 चल रहा है सर, अभी तक उसको मुआवजे की राशि किसान को नहीं मिल पा रही। 19 गांव मेरे सिरसा जिला के ऐसे अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। उन गांव में से 77 गांव में से लगभग 35-36 करोड़ के करीब वो जो मुआवजा बनता है सर उसका वो आप कब तक देने का काम। अगर ये भी जानकारी हो कि वो क्यों रुका हुआ है तो वही मुझे बता दे, लिस्ट भी दे। बिल्कुल, उसका गिरदौरी वगैरह सब कुछ होके जो वो लिस्ट है ऑथोराइज लिस्ट है जो उन कंपनियों के थ्रू 19 गांव की वो लिस्ट भी जारी हुई है। मैं आपको लिस्ट वो पहुंचवा देता हूँ और 19 गांव का मुआवजा भी वो पेंडिंग पड़ा है। मैं तुरंत कराऊंगा, आप लिस्ट मुझे दे दें। तो एक मैं अध्यक्ष जी एक और कहना चाहूंगा, पिछली बार 2017 में मेरे पशुओं की डेथ हुई थी पशुपालकों का और आदरणीय नेताजी ने ये कहा था कि हमने वो पॉलिसी बना दी और 2-4 दिन में मुआवजा चला जाएगा। पिछले सेशन की बात है और ये 2017 में डेथ हुई थी उन पशुओं की, तो अभी भी वो पशुओं का मुआवजा अभी तक पहुंचा नहीं। वो डिप्टी कमिश्नर के पास जा चुका है, आप वहाँ ले लीजिए। बटा नहीं, अभी किसान को और पशुपालकों को मिला नहीं है। थोड़ा एक बार आप भी बात कर लें। डीसीज के पास सीएम साहब की विधि से जा चुका है। आज हरियाणा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रमोहन जी दर्शक दीर्घा में हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ गेहूं ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣੇ ਜਿਹੜਾ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ये बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन होगा। हाँ, बिल्कुल सेपरेट। लेकिन आप जानकारी देंगे तो उसकी मैं चिंता करूँगा। श्रीमती प्रेमलता जी सेपरेट है आप, फिर मंत्री जी प्रेमलता जी। ये है 2984। नहीं श्रीमान जी, हरियाणा का लगभग 60% जो एरिया है वो
एनसीआर में आता है। और गाड़ियों का जो प्रदूषण है, जैसे उसमें ट्रक भी आ गए, बसें भी आ गई और ये छोटे व्हीकल भी आ गए, 3 व्हीलर हैं, ऑटो हैं, इनसे जो प्रदूषण फैलता है, एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि प्रदूषण से सेहत खराब होती है, लोगों के जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको चलते टाइम बहुत दिक्कत होती है, जब पीछे ट्रक जब निकलता है पीछे से प्रदूषण आता है। तो मैं मंत्री से पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई प्रावधान है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है कि जितना हम प्रदूषण को कम कर सकेंगे, बसें जैसे सीएनजी के चलाई जाएं या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई जाएं या हाइब्रिड। एक हाइब्रिड का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि हाइब्रिड का मतलब होता है कि बैटरी और पेट्रोल या डीजल दोनों इकट्ठे होते हैं वो, और जब गाड़ी चलती है आपने पेट्रोल पे चला ली, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि ये तो मेरा पेट्रोल खत्म होने वाला, तो ऑटोमेटिकली वो बैटरी पे ट्रांसफर हो जाती है। तो उससे एक तो पॉल्यूशन बहुत कम होएगा और उससे जो गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी रहेगी और लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी। तो इसके बारे में जानना चाहूँगी, सरकार को कुछ न कुछ इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मेरी बुआ जी ने, मेरे गांव की बुआ जी है मेरी, मुझे उल्टा काम करे पूछना तो भतीजे ने बुआ से चाहिए था कि ज्ञान लेना है, उल्टा मेरे से पूछ रही है, उल्टा काम। चलो जैसे कि पूछा गया है, सही है। इन्होंने गाड़ी के खरीद के बारे में कहा था क्या सब्सिडी देना कोई प्रोविजन है, ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के मोटर वाहन की कोई विशेष दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। हालांकि अधिसूचना 29/9/2017 के अनुसार बैटरी चालित या सीएनजी वाहनों को पंजीकरण के मामले में एक मुश्त 20% की छूट दी जाती है। हाइब्रिड वाहनों को गैर परिवहन के नए पंजीकरण के मामले में एक मुश्त 10% की छूट दी जाती है। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि पोल्यूशन को रोकने के लिए जैसे एनसीआर है, उसके अंदर 10 साल से पुरानी गाड़ी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी उसके बाद नहीं चल सकती। इसके लिए एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का पर्यटन विभाग को एक प्रस्ताव आया है और वो प्रस्ताव है दिल्ली राजमार्ग पर राई समालका पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, इसको चार्जर के लिए बैटरी रिचार्ज हो सके, इसके लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे भी इसका फैसला हो जाएगा हम इसको लागू कर देंगे। ये जानना चाहती हूँ कि प्रस्ताव तो आते हैं लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट हो कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैटरी चार्ज वाला जो सिस्टम है ना, ये पेट्रोल पंप की तरह नहीं होता। जैसे हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, इस तरह से इसमें भी समय लगता है बैटरी चार्ज होने में। तो ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कि सड़क पर चलने वाला व्हीकल अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहिए, जैसे बाजार में चला गया गाड़ी खड़ी करके उसको बैटरी पे लगा गया, आधा पौना घंटे में उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इससे एक तो प्रदूषण कम होगा, दूसरा लोगों को फायदा होगा। तीसरा, जैसे हमारे गडकरी जी ने एक पीछे बयान दिया था कि 2 करोड़ व्हीकल्स हम लेके आएंगे जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड होंगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार इसके बारे में सोचे, क्योंकि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है और बहुत सी गाड़ियाँ दिल्ली में आती हैं और चारों तरफ से व्हीकल आते हैं, तो प्रदूषण का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगी। इसमें जैसे कि रिचार्जिंग की बात आई तो हमारा इसमें अब इसको सोलर पर ले जाना चाहते हैं, पीपी मोड पे। सोलर लगा के रिचार्ज तो होगा, जो सी बिजली होगी तो उसमें एक्स्ट्रा जो बिजली है हमारे इलेक्ट्रिक पूल है जो उसके अंदर चली जाएगी और वो बैटरी वगैरह रिचार्ज का जो सिस्टम वो रिचार्ज होता रहेगा। इसके लिए मामला प्रोसेसिंग है। श्रीमती सीमा तिरखा। 2943 भड़कल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को कुल 81 MLD पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में 15 बूस्टिंग स्टेशनों के माध्यम से 77 MLD पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि फरीदाबाद में जो भड़कल विधानसभा है, इस समय 10 वार्ड हैं, सबसे अधिक वार्ड हैं इस विधानसभा के अंदर। दूसरा, शहर का क्योंकि एक इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से बाहर से अलग अलग लोग आने की वजह से यहाँ पर लगभग 56% पूरे शहर का स्लम भी इसी विधानसभा में है। और
पानी जो है हमारे पास ददसिया से आता है और आते वक्त जो लाइंस हमारी विधानसभा के लिए डली हुई हैं वो अलग अलग जगह पर पंचर हुई हुई हैं, जिससे कि हमारे किसी भी बूस्टिंग स्टेशन पर भी पानी की जितनी पर्याप्त मात्रा चाहिए उतनी पहुंच नहीं पाती है। और ट्यूबवेल्स लगाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर की तरफ से कोई कमी नहीं रही, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद की ज़मीन जो है वो इस प्रकार की हो चुकी है कि पानी की कमी है और हमारे इलाके में इतनी कमी है कि आज भी इसे पूरा करने के लिए कम से कम मैं मंत्री जी से दरखास्त करूंगी कि 2 बूस्टिंग स्टेशंस और दिए जाएं और इसके साथ ददसिया के किनारे एक 10 बड़े ट्यूबवेल्स लगा करके इस आपूर्ति की जिसे कहते हैं पूरी सप्लाई करने के लिए एक कार्य को इसको पूरा किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जैसा हमने माना भी है कि 4 MLD जो पानी वो कम है वहाँ पर आपके क्षेत्र के अंदर, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नगर निगम फरीदाबाद ने इसको अच्छे से एग्जामिन किया है और बहुत सारे ट्यूबवेल हमने लगाए भी हैं। और अब वर्तमान में हमारा प्रपोजल है कि इस जो कमी को पूरा करने के लिए यमुना नदी के तट पर 119 लाख रुपए की राशि से 12 अतिरिक्त ट्यूबवेल और इसके साथ साथ 502.18 लाख रुपए की राशि से 3 बूस्टिंग स्टेशन मेवला, सेक्टर 48 और लक्कड़पुर में स्थापित किए जा रहे हैं और उम्मीद है ये ग्रीष्मकालीन समय के दौरान इनको स्थापित कर दिया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों की प्यास को पूरी तरह से बुझाया जा सके। और इसके अलावा नगर निगम जो फरीदाबाद का जो एरिया है उसमें टोटल मैं बताना भी चाहती हूँ इस मंच के इस सदन के माध्यम से कि 15 MLD की टोटल हमारे पास फरीदाबाद में कमी है और नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर 210 अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाने का हमारा जो प्रपोजल है और उसको हम शीघ्र अतिशीघ्र लगवाएंगे। थैंक यू। 2865। हाँ श्रीमान जी, 5000 से कम नहीं होनी। गन्ने का क्षेत्र बढ़ेगा और उसके साथ साथ और भी जो कोंजेशर और एथनॉल उन्हें आस्ता आस्ता इसको बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। केर सिंह जी। 1285। आदरणीय अध्यक्ष जी, विधायक केर सिंह जी ने पूछा है कि राज्य में किसानों की आय दुगनी करने की कोई योजना सरकार की विचाराधीन है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। ये सवाल तो कॉल अटेंशन के मुद्दे जैसा बहुत व्यापक है, मैंने ब्यौरा पटल पर रख दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 4.5 साल में मैंने इसी सदन के अंदर अपने क्षेत्र के किसानों की जो परेशानी थी उसे रखने का काम किया। 4.5 साल में मैंने 3 बार भूख हड़ताल भी की क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का करीब 15% हिस्सा ऐसा है जो गुड़गामा कैनाल की तलहटी में है और उसके कारण करीब 20,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो पिछले करीब 20 साल से जिस पर एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ 45 ग्राम करीब ऐसे हैं जहां सूखे की मार के कारण ना जमीन में पानी है न नहर के टेल तक पानी पहुंचता है और उस कारण से उन किसानों की आर्थिक दशा बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और उनके लिए भी मैंने भूख हड़ताल रखी और उसके लिए प्रपोजल भी सरकार ने बनाया कि हम 90 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि टेल के अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। तो मैं ये जानना चाहता हूं मेरे किसानों के लिए माननीय मंत्री जी ने सरकार ने क्या ऐसी व्यवस्था की है कि वहां के किसानों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सके, ये मैं जानना चाहता हूं। अच्छा होता माननीय सदस्य ऐसा पर्टिकुलर सवाल जो है करते तो मैं इनके इलाके की भी एक डिटेल को लेके आता, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि एक तो इनके ज़िले में हमने इंटीग्रेटेड एक एकीकृत बागवानी केंद्र की स्थापना की है और पलवल ज़िले में, और उसके कारण से बहुत बड़ा अंतर वहाँ कैसे बागवानी पर किसान बढ़े उस पर जो है वहाँ काम शुरू हो गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, शिलान्यास भी हमारे समय में। कुछ मुद्दे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। जो
सरकार जब हमारी बनी और अब तक यहाँ पहुँचे, हमने भिन्न भिन्न किसानों की आमदनी 5,000 से लेकर 12,000 रुपये तक एमएसपी के माध्यम से बढ़ाई है। और 2 फसल जोड़ लें और औसत भी निकाल लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 फसल जोड़कर तो कोई भी 2 फसल का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें 12,000 रुपये आमदनी नहीं बढ़ गई। गेहूँ और आप धान जोड़ लिए, सरसों और जो है बाजरा जोड़ लीजिए, या केवल गन्ना साल भर की फसल है तो उसको ले लीजिए, 30 रुपये हमने बढ़ा दिए हैं। और आप गन्ना क्षेत्र से आते हैं, 300 क्विंटल तो मरे से मरा होता है, तो 9,000 रुपये तो इसी में बढ़ जाते हैं। और जो 400 लेने वाले हैं उनके तो 12,000 रुपये बढ़ते हैं। तो एक आमदनी बढ़ाने का काम किया हमने फसलों के दाम बढ़ाकर। दूसरी, कई बार दाम बढ़ जाते हैं लेकिन खरीदी नहीं होती। दूसरा बड़ा सिस्टम हमने खड़ा किया कि हम हर फसल को खरीदेंगे और खरीद करके उस बढ़े हुए दाम को देना हमने सुनिश्चित किया। तीसरी बड़ी व्यवस्था हमने खड़ी करी जोखिम फ्री करने की। और मुझे ये बताते हुए इस सदन को खुशी है कि किसानों को जब जब भी कोई जोखिम आई, 12,000 रुपये, 6 से 12,000 रुपये हमने कंपनसेशन किया प्रति एकड़ का। और उसको बढ़ाते हुए और देते हुए हम यहाँ तक ले गए कि आज की तारीख में 2651 करोड़ रुपया किसानों को हम दे चुके हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के मुआवजे का। हमारे 25 से 30% किसान अलग अलग फसल में बीमा में कवर होते हैं और 1140 करोड़ 58 लाख रुपया हम दे चुके हैं बीमे का। टोटल कंपनसेशन भावांतर भरपाई में भी कल एक सवाल उठा था, भावांतर भरपाई में दिया कितना? 4 करोड़ 27 लाख रुपया भावांतर भरपाई में हमारे आलू के किसान को दे चुके हैं। और आज की तारीख तक 3,796 करोड़ 27 लाख रुपया जोखिम फ्री करके किसान के खाते में जमा कर चुके हैं। रिकॉर्ड राशि है। पिछले 10 साल में ये केवल 1158 करोड़ थी। हम इस समय में 3,796 करोड़ 27 लाख रुपया कंपनसेशन के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में किसानों को दे चुके हैं। बागवानी का जैसे मैंने जिक्र किया, केवल इनके यही इंटीग्रेटेड सेंटर खोला ऐसा नहीं, हमने श्यामगढ़ में आलू का खोला, राम नगर में बी कीपिंग का खोला, लाडवा में जो है इसी प्रकार का हमारे उषण। तो सदन से लाइव देख रहे थे आप विधानसभा की कार्यवाही।